खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज भारत के भूगोल के अंतर्गत आज दूसरी क्लास है हम लोग की, जिसमें हम लोग उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के विषय में पढ़ेंगे। याद रखिएगा, ये सभी आगामी परीक्षा के लिए चुनिंदा तथ्य है और लगभग सभी एग्जाम में आते हैं। तो आइए देखते हैं आज का दूसरा चैप्टर, भारत का समान भूगोल के अंतर्गत उत्तरी भारत के पर्वतीय क्षेत्र के विषय में। ठीक है, आज की क्लास हम लोग को देखिएगा। भारत के भौतिक प्रदेश को आप जानते होंगे 4 भागों में बांटा गया है। पहला उत्तर भारत के पर्वतीय मैदान, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र, तीसरा तटीय मैदान क्षेत्र, मैदान एवं द्वीप समूह और चौथा मरुस्थल। यहाँ आप देखेंगे कि उत्तर भारत के पर्वतीय मैदानों के विषय में आइए एक चित्र के माध्यम से पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यहाँ देखेंगे भौतिक प्रदेश को जो है 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर के पर्वतीय मैदान क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र, तटीय मैदान द्वीप समूह और मरुस्थल क्षेत्र। यहाँ आप देखिएगा इस चित्र के माध्यम से बता दिया गया है कि इधर जो है उत्तर के ये आप जो देख रहे हैं हिस्सा, ये जो है पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र की में बांटा गया है। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे प्रायद्वीपीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र, यानी प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र के अंदर ये आएगा। उसके बाद तटीय मैदान, ये जो तटीय मैदान है इसको दूसरे कलर से कर दे रहे हैं। ये जो आप तटीय मैदान देख रहे होंगे, ठीक है, तटीय मैदान और जो है द्वीप समूह, इस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तीसरे क्लास में। चौथे क्लास में आप देखेंगे कि भारत के जो मरुस्थल होते हैं, याद रखिएगा ये मरुस्थल का क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र, इसके विषय में क्लास करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास जो है भारत के ये जो है पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, तो भारत के पर्वतीय क्षेत्र को समझने के लिए आपको मालूम होगा कि ये जो क्षेत्र है इसमें पूरे हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो क्षेत्र है उसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है, दूसरा जो है बृहद हिमालय या महान हिमालय कहा जाता है, और चौथा जो है लघु हिमालय कहा जाता है, तीसरा लघु हिमालय कहा जाता है, और चौथा शिवालिक हिमालय कहा जाता है। आज की क्लास इससे संबंधित रहेगी। जो भी कंटेंट आपके एग्जाम में आते हैं इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। अन्य भीतर इसके हम जो है जुड़े हुए हैं। टीम द्वारा बहुत जो है आपका कलेक्शन किया गया है, जो एग्जाम में आते हैं, आएंगे और आते रहते हैं, उसका जो है इसमें कंटेंट है। जो लोग वीडियो को लाइक न किए हों लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये वीडियो आपके पास जो है टाइम से मिलता रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की जो है क्लास। आइए, सबसे पहले इस चित्र के माध्यम से आप जानना चाहिए आपको कि ये अगर धरातल है, ये समतल अगर धरातल है, तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ इस धरातल से 200 मीटर की दूरी, ठीक है, ये 200 मीटर से लेकर यहाँ से 500 मीटर की दूरी जो है मैदानी क्षेत्र कहलाता है। चित्र के माध्यम से आप जानिएगा जिसे, और 500 से लेकर यहाँ अगर 500 ले लें, 500 ले लें तो 500 से लेकर 800 तक, ठीक है, इस क्षेत्र को याद रखिएगा पठारी क्षेत्र कहा जाता है। इसी को उबड़ खाबड़ क्षेत्र कहा जाता है। पठारी क्षेत्र में चोटी नहीं होता, याद रखिएगा, ऐसे क्षेत्र होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, मृदा अपरदन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और बीहड़ इलाका भी कहा जाता है, उत्काट भूमि भी इस क्षेत्र में होता है। फिर आप देखेंगे यहाँ 800 से लेकर 1000 मीटर तक के क्षेत्र को याद रखिएगा ये पहाड़ी क्षेत्र कहा जाता है, और जिसमें ढलान होती है, याद रखिएगा, चोटी नहीं होती है। पुनः आप देखेंगे 1000 से लेकर याद रखिएगा और ऊंचा, या कह सकते हैं 8850 मीटर तक जो है ये क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्र होता है, जो नुकीला होता है, इसे कहा जाता है। ये परिभाषा बिल्कुल आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आता है। यदि कह सकते हैं कि 200 से लेकर 500 मीटर के मैदानी क्षेत्र, 500 से लेकर 800 के क्षेत्र को याद रखिएगा पठारी क्षेत्र, 800 से लेकर 1000 के क्षेत्र को जो है पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं, और 1000 से लेकर ऊपर जितने भी क्षेत्र होते हैं उसे पर्वतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ उत्तर के पर्वतीय मैदानी क्षेत्र को समझने के लिए आपके एग्जाम में 2 सिद्धांतों के विषय में अधिक प्रश्न आते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं हिमालय की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला देखेंगे प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत, इसके जनक आइजैक व हैरी हेस हैं। ठीक है, दूसरा कोबर का भूसन्निध सिद्धांत, ये आप पढ़ेंगे, जो अक्सर एग्जाम में आता है, इसके जनक कौन है, कोबर हैं। ये 2 सिद्धांत आप जानेंगे। दोनों सिद्धांत के विषय में थोड़ा डिटेल हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे। आप देखेंगे कि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में हिमालय की उत्पत्ति से प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत, जैसे आप जानते होंगे अगर आपके एग्जाम में पूछे कि भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या होता है, भूकंप आने का प्रमुख कारण है कि प्लेटों का आपस में खिसकना। पृथ्वी के अंदर प्लेटें हैं जो चुंबकीय नियम के अनुसार जो है कार्य करती हैं। जैसे पहले माउंट एवरेस्ट, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम था माउंट एवरेस्ट, आप जान रहे हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर था, वर्तमान में 8850 मीटर है। यानी ये 2 मीटर कैसे बढ़ा,
तो क्या होता है, प्लेटों के खिसकने के कारण उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे वही उसी सिद्धांत पे काम करता है प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत। इसके जनक हाइजेक व हैरी हेस हैं। प्लेटों के खिसकने के कारण जो है यह सिद्धांत लागू होता है। प्लेटों के संचलन के 3 प्रकार होते हैं। प्लेट अगर जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी का जो स्थल जो 29% आप देखते हैं जगह जगह, अफ्रीका हुआ या एशिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, यूरोप हुआ, उत्तरी अमेरिका हुआ, दक्षिण अमेरिका हुआ, तो इसमें प्लेटें लगी हुई इसकी धरती के अंदर। ठीक है, तो प्लेटें जब खसकती हैं तो ये आकार बना है। ये कई वर्षों लग जाते हैं कि जब प्लेटें आपस में, ऐसे देखिएगा, जब प्लेटें आपस में यानी ऐसे प्लेट और ऐसे आमने सामने दिशा में याद रखिएगा आए तो उसे अभिसारी संचलन कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब प्लेटें उल्टी दिशा में, ऐसे एक प्लेट ऐसे जाए और एक प्लेट ऐसे जाए, याद रखिएगा, तो उसे अपसारी संचलन कहा जाता है। लेकिन जब प्लेटें समान दिशा में ऐसे चले उसे क्या कहा जाता है, समान संचलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ नोट कर लीजिएगा, बताया गया है कि 8,850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, क्योंकि आज भी प्लेटें टकरा रही हैं जिससे हिमालय में वृद्धि हो रही है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में प्लेटों के टकराने से भूकंप आते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। अवशिष्ट पर्वत जैसे बूढ़ा व्यक्ति का जीवन, जैसे पुराना जितना पर्वत हो जाता है उसे अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। पूरे विश्व का, एशिया का, भारत का, पूरे विश्व का जो है सबसे पुराना पर्वत अरवली पर्वत है, याद रखिएगा, जो राजस्थान में रासीना हिल से लेकर कच्छ की खाड़ी तक जाती है, गुजरात तक जाती है और जो है राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अरवली पर्वत याद रखिएगा, विश्व का सबसे पुराना पर्वत किसे कहेंगे आप, अरवली पर्वत। राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक भाग जो पश्चिम वाला क्षेत्र होता है उसे मारवाड़ क्षेत्र कहा जाता है, जो बलुई वाला क्षेत्र होता है, और अरावली पर्वत के जो पूर्व वाला क्षेत्र होता है उसे मेवाड़ क्षेत्र कहा जाता है, जो मिट्टी वाला, जहाँ कृषि होता है। अब मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ आप जानते होंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग, नवीन मोड़दार पर्वत, जैसे जवान व्यक्ति या यंग जो पर्वत होते हैं जो है नवीन मोड़दार पर्वत कहते हैं। भारत गोंडवाना लैंड के अंतर्गत का भाग है। दूसरा सिद्धांत आप देखेंगे कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, या कोबर ने दिया था। जहां नदी अपना जल अवसाद गिराती हैं उसे भूसन्नति कहा जाता है। अभी इसको समझा दे रहे हैं, देखिएगा, नदी पानी के साथ रेत पत्थर अवसाद लेकर प्रवाहित होती है। अवसादों के जमा होने से मलबा बनता है। यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से जो मलबा बना था उसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इसको इस चित्र के माध्यम से आपको हम समझा रहे हैं। आप देखेंगे जैसे कहा जाता है कि 2 चित्र, अगर मान लीजिए ऐसे एक चित्र हम बनाते हैं अगर भारत का, तो कहा जाता है कि हिमालय पर्वत जहां है वहां एक सागर था जिसे टेथिस सागर कहा जाता था। क्या बोलते थे, टेथिस सागर। याद रखिएगा, प्रश्न एसएससी में अक्सर कई बार पूछा जाता है कि आज जहाँ हिमालय है वहां कोई सागर था, जिसे कौन से सागर का था, वहां पे टेथिस सागर था। ठीक है, कुछ लोग, कुछ भूगोलवेत्ता कहते हैं कि टेथिस सागर का एक नमूना आप देखेंगे, एक मूवी आई थी 3 इडियट में लास्ट सीन जो आता है, एक्टर दोनों मिलते हैं, वो जो सागर है वही टेथिस सागर का वो रूप बना हुआ है, ऐसे बताते हैं। उससे मतलब नहीं, यहाँ देखिएगा। और प्लेटें, जब प्लेटें आप देखे होंगे, प्लेटें जब आपस में टकराई, एक प्लेट इधर से और एक प्लेट इधर से, तो क्या हुआ कि बीच में जो मलबा था वो मलबा क्या हुआ, ऊपर उठा, और जो ऊपर उठा उसे ही जो है हिमालय का निर्माण हुआ। वो ये सिद्धांत कहता है, यानी कहता है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत क्या हुआ कि जहाँ नदी अपना जब जल अवसाद गिराती हैं उसे भूसन्नति के नाम से जाना जाता है। जैसे आप देखे होंगे मिस्त्री जो होते हैं, राजगीर मिस्त्री, जब दीवार बनाते हैं तो 2 दीवालों के बीच में मसाला भरते हैं और मसाला को फिर जब ईंटे को टाइट करते हैं तो मसाला ऊपर निकल जाता है, देखे होंगे आप। तो वो भूसन्नति सिद्धांत के आधार कह सकते हैं, उसी आधार पर जो हिमालय का निर्माण हुआ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें, ये हम लोग का टेस्ट सीरीज है। इसमें आप, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, और ये हम लोग का जो है टीम द्वारा टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है, जिसमें किसी भी कंटेंट को आप 3 तरीके से पढ़ेंगे। इसको ध्यान से समझिएगा। पहले PDF मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक PDF मिलेगा। उस इलेक्ट्रॉनिक PDF में याद रखिएगा आपको, उसके बाद जो है उसी पे वीडियो बना रहेगा, क्लास चला रहेगा, ठीक उसी पे आपको टेस्ट मिलेगा। यानी एक ही चीज़ को जब आप 3 बार इसको पढ़ेंगे तो आपकी स्मृति में देर तक रहेगा। बहुत ज़्यादा इसको लाइक किया जा रहा है, याद रखिएगा, और ये तरीका बिल्कुल सही है, आपकी स्मृति में वो चीज़ रहेगा। उसके बाद फाइनल टेस्ट देंगे, तब जाके आपको GS में पूर्णता आएगी। यह इस टेस्ट की वैलिडिटी जो है UPSC 51 के एग्जाम डेट तक रहेगी, जब तक इसका एग्जाम ना हो जाए। इस टेस्ट में आपको PDF नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। इसमें 2014 से लेकर अब तक के साल भर पेपर मिलेंगे, और इसमें
रेगुलर प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक अपडेट होता रहेगा, मिलता रहेगा आपको। इसमें ऑर्गेनाइज क्लासेस मिलेगा, याद रखिएगा। सीक्वेंस में सभी क्लासेस सॉफ्टवेयर के अंदर पीडीएफ मिलेंगे। यूट्यूब पे सभी क्लासेस आपको नहीं मिलेंगे और सभी सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे। इसमें टेस्ट पेपर याद रखिए मिलेगा। टेस्ट पेपर में मॉडल पेपर रहेगा, सिलेबस वाइज टेस्ट रहेगा और यूनिट वाइज टेस्ट रहेगा, याद रखिएगा। और इसका रेट 1999 रुपये है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपको जीत दिलाए, याद रखिएगा। अभ्यास करने से पूर्णता आती है और एग्जाम से जितना दिन पहले आप जो है प्री प्रैक्टिस कर लेंगे, पूरे कोर्स को दोहरा लेंगे, उतना ही आप सेफ जोन में रहेंगे, उतना ही सिलेक्शन आपके करीब रहेगा, याद रखिएगा। मेरे द्वारा ये 4 बुक निकाला गया जीएस का और इसमें चुनिंदा प्रश्न है। आप चाहें तो इसे अमेजन के माध्यम से मंगा सकते हैं। ये तो एक तो इसमें डिलीवरी चार्ज आपको नहीं देना है, फ्री है। दूसरा जो है आपको ये बुक फ्री मिलेगा ओएमआर सीट मात्र 499 में। आप चाहें तो इसे भी मंगा सकते हैं, क्योंकि इसका भी स्टॉक अब सीमित ही रह गया है। आप चाहे तो मंगा सकते हैं। और इसमें ये 4 बुक मिलेगा, सब में अलग अलग है। कुल मिला के 80 मॉडल पेपर मिलेंगे और इस मॉडल पेपर को भरने के लिए आपको ओएमआर बुक मिलेगा, जो आपके लिए बिल्कुल कामगर रहेगा। आइए आगे देखते हैं क्लास में। आगे हम लोग देखते हैं हिमालय पर्वत के विषय में। हम लोग पहले देखा जाए, हिमालय नवीन मुर्दार या वलित पर्वत का उदाहरण है। चोटी के साथ जिस पर्वत में घाटी का निर्माण होता है तो ही उसे नवीन मुर्दार या वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय है और उसकी चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट। एंडीज पर्वत श्रृंखला के बाद याद रखिएगा, एंडीज पर्वत विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय की है। हिमालय के पूर्व में ऊंचाई अधिक, याद रखिएगा, और पश्चिम में चौड़ाई अधिक है। ये कह रहा है कि आप अगर ऐसे जाएंगे, अगर यहाँ देखेंगे भारत से हिमालय को, तो ये इसकी क्या है कि ऊंचाई पूरब में अधिक है, ठीक है, और पश्चिम में क्या है? चौड़ाई अधिक है, ठीक है। जैसे ये पूर्वी तटीय राज्यों में आप देखेंगे तो पूर्वी तटीय में क्या होता है, इधर आप देखेंगे तो इधर ऊंचाई अधिक होता है पर्वतों का, ठीक है, और इधर क्या होता है? चौड़ाई अधिक होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हिमालय के प्रकार। यहाँ आप देखेंगे हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद या महान हिमालय, तीसरा लघु हिमालय और चौथा शिवालिक हिमालय। यही टर्निंग पॉइंट है, याद रखिए। क्लासेस में हम लोग यही रटवा देते हैं आप लोग को, ये बिल्कुल यही रट जाइए। हिमालय के 4 प्रकार को पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, याद रखिएगा। ये आप यहीं रट जाएंगे, तभी आगे क्लास आपको समझ में आएगी, ठीक है। और दूसरी बात याद रखिएगा, जो पहला चित्र मैंने दिखाया था, ये चित्र बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, तभी आपको क्लास पूरी समझ में आएगी, नहीं तो आने वाली क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। हम लोग भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत जो 4 प्रदेश आप देख रहे हैं, इन चारों प्रदेशों को विशेष अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। यानी हम लोग भारत के भौतिक प्रदेश की पहला सेक्शन क्लास ये वीडियो है उत्तर भारत के। उसके बाद दूसरा शुरू करेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र। उसके बाद तीसरे वीडियो में तटीय मैदान व समुच्छेद, चौथे वीडियो में मरुस्थल ये शुरू करेंगे। ये अलग अलग क्लास चलेगी, ये पहली क्लास इसकी चल रही है, याद रखिएगा। और इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? 4 हिमालयों को पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय या महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय और उसके बाद शिवालिक हिमालय। एकदम जुबान की नोक पर यही क्लास में अभी रख लीजिए, तभी आगे आपको समझ में आने वाला है, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन आपको बढ़ जाएगा। आती हम लोग देखते हैं इसमें। तो हम लोग शुरू क्या कर रहे हैं? हिमालय के 4 प्रकार में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है। अब देखेंगे ट्रांस हिमालय के विषय में। ट्रांस हिमालय के 3, जिसके अंदर 3 पर्वत आते हैं। पहला काराकोरम पर्वत, दूसरा लद्दाख पर्वत और तीसरा याद रखिएगा जास्कर पर्वत आता है। आपके एग्जाम में क्या पूछेगा? काराकोरम और लद्दाख के बीच में कौन सी नदी है? याद रखिएगा श्योक नदी है, ठीक है। पूछेगा जास्कर और लद्दाख के बीच में कौन सी नदी है? तो सिंधु नदी है, ये आप याद रखिएगा। ये चित्र मैंने यहाँ लिख दिया है। माउंट केटू याद रखिएगा गाडविन ऑस्टिन चोटी है, यानी काराकोरम की याद रखिएगा। माउंट गाडविन ऑस्टिन जो है इसकी चोटी किसकी? काराकोरम की। अगर आपके एग्जाम में देखिएगा यहाँ एक कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, जैसे पूछेगा अगर आप में कि महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो समझिएगा महान हिमालय, ठीक है। और महान हिमालय कौन सा है? कंचनजंगा है, ठीक है। ट्रांस हिमालय का पूछेगा तो ट्रांस हिमालय का केटू गाडविन ऑस्टिन है, याद रखिएगा। अगर नाम लेके पूछते कि ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंची चोटी, तो केटू गाडविन ऑस्टिन लगाइएगा। ये बात अलग है कि वो पात अधिकृत क्षेत्र में है, विवाद है, उससे मतलब नहीं है। जो एग्जाम में सही करता है उसको आप जानेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ये दोनों चीजें आप क्लियर कर लीजिएगा, इसीलिए मैं कह रहा था आपको रटना वहां जरूरी है। एशिया के रीढ़ कहते हैं किसे? काराकोरम पर्वत को एशिया के रीढ़ कहा जाता है। दूसरा आप देखेंगे भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर ससाइमी ग्लेशियर है। तीसरा आप देखेंगे भारत का सर्वाधिक ऊंचा सैनिक अड्डा सियाचिन ग्लेशियर है।
काराकोरम पर्वत पर एक दर्रा है जिसे काराकोरम दर्रा कहते हैं। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा काराकोरम दर्रा है। काराकोरम का प्राचीन नाम कृष्णगिरी पर्वत है। काराकोरम को चीन में कैलाश पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये काराकोरम की हिस्ट्री थी। और ये इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जहाँ ले सकते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बृहद हिमालय, यानी ये पहला हो गया। अब इसका देखिएगा, लद्दाख के विषय में बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, जास्कर के विषय में प्रश्न नहीं आते, बस यही प्रश्न आएगा कि इन दोनों के बीच में सिंधु नदी किन पर्वत के बीच में है, तो जास्कर और लद्दाख के बीच में। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय समाप्त हो गया, यानी ये हम लोग समाप्त कर दिए। अब बृहद हिमालय हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के विषय में, बृहद हिमालय या उच्च हिमालय या महान हिमालय के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। बृहद हिमालय की ऊंचाई अधिक होने के कारण गर्मी कम होती है, इसलिए वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। इसे हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। ठीक है, एक और चीज, एक फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, पूरा भूगोल आपको समझ में आ जाएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कि अगर धरती से ऊपर जाएंगे तो जितनी ऊंचाई पे आप जाएंगे ताप कम होगा। याद रखिएगा, ताप कम होगा, और ताप का सबसे बड़ा दुश्मन दाब होता है। ऐसे लैंग्वेज में समझिएगा, सब लोग साइंस के स्टूडेंट तो है नहीं। ताप का दुश्मन कौन होता है? दाब होता है। इसलिए ताप के हमेशा उल्टा चलता है। क्या? दाब। मैंने कहा कि धरती से जब ऊपर आप जाएंगे तो ऊपर जब जाएंगे तो ताप कम होगा, ताप कम होगा तो क्या होगा? दाब अधिक होगा। इसीलिए अधिक ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है? विनाश फूट जाता है, या वृद्ध लोगों को या पेशेंट लोग को ऑक्सीजन लेके चलने के लिए कहा जाता है, अलग मैटर है। यहाँ जब धरती से ऊपर जाएंगे ताप क्या होगा? कम होगा। ताप कम होगा तो क्या होगा? वेपोरेशन कम होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा। वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो क्या होगा? बादल कम बनेंगे। बादल कम बनेगा तो क्या होगा? वर्षा कम होगा। वर्षा कम होगा तो क्या होगा? वहाँ वनस्पतियाँ या घास, ये पेड़ पौधे कम उगेंगे, नहीं के बराबर होंगे। ठीक है, लेकिन वही अगर ऊंचाई कम हो तो क्या होगा? ताप भी कम होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, बादल बनेगा, वर्षा होगा, और वहाँ वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे अधिक पाए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। वही घास के मैदान होता है, उसी जो घास का मैदान वाला क्षेत्र होता है जिसकी ऊंचाई कम होती है, वो खूबसूरत लगता है, लोग वहाँ जाते हैं। अभी इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब जैसे धरती के नीचे जाएंगे तो क्या होगा? उल्टा होता है। धरती के नीचे जाएंगे तो क्या होगा? ताप अधिक होगा। ठीक है, ताप अधिक होगा। इसीलिए प्राचीन काल में जब आप पाषाण काल पढ़ेंगे तो गर्तावास घर में लोग रहा करते थे। आप जाएंगे जम्मू कश्मीर में या कहीं भी, तो उससे क्या होता है, आज भी जाएंगे तो पहले नीचे भी एक तल बना रहता है। जो लोग बॉर्डर पर रहते हैं, आप देखे होंगे पाकिस्तान जम्मू के बॉर्डर पर रहते हैं, तो उनका तो ऊपर एक मंजिला बनता ही है, एक बीच का रहता है, एक नीचे भी बनता है। ठीक है, जब युद्ध की बात आती है तो नीचे चले जाते हैं, या जाड़े की बात होती है तो नीचे चले जाते हैं। यानी धरती से जब नीचे जाएंगे तो क्या होगा? ताप आपका अधिक होगा। ताप अधिक होगा तो क्या होगा? दाब कम होगा। ठीक है, बस कहीं नोट कर लीजिए, ताप का उल्टा दाब होता है। फिर आगे इसको समझाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे इसके अंतर्गत निम्नलिखित पर्वत आते हैं। पहला कामत पर्वत, दूसरा केदारनाथ पर्वत, तीसरा बद्रीनाथ पर्वत, और चौथा नंदा देवी पर्वत। नंदा देवी याद रखिएगा उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद कंचनजंगा पर्वत और माउंट एवरेस्ट। यानी कंचनजंगा किसके अंतर्गत आ गया? ये बृहद हिमालय के अंतर्गत याद आ गया। और केटू गाडवी नास्टिन किसके अंतर्गत आ गया? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आ गया। ये बातें ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न उठाते हैं और बच्चे गलत करते हैं, उनको बस दिमाग में एक चीज लगा सबसे ऊंचा ये है तो ये होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप बृहद हिमालय के दर्रे के विषय में पढ़ेंगे। बुर्जिला दर्रा याद रखिएगा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और वारालच्चा दर्रा चेनाब नदी से निकलती है। मनाला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नितुला दर्रा याद रखिएगा उत्तराखंड से तिब्बत मानसरोवर को जाने का ये रास्ता होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं लघु हिमालय। ठीक है, आपको हम दिखा दें लघु हिमालय क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग लघु हिमालय पढ़ने जा रहे हैं। ये तीसरा हम लोग लघु हिमालय पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद शिवालिक पढ़ेंगे। तो लघु हिमालय ये समाप्त कर दिए, ये भी समाप्त कर दिए, अब ये हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, लघु हिमालय। तो आइए देखते हैं लघु हिमालय के विषय में। लघु हिमालय, ठीक है, यहाँ आ गया। अब देखिएगा लघु हिमालय के अंतर्गत जो पर्वत आते हैं वो जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है और नेपाल में है। भारत के नक्शे को आप अगर ऐसे देखिएगा, अगर ये भारत का नक्शा है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि नक्शे को एकदम आप 1 रुपये वाला नक्शा मंगाइए स्टेशन दुकान से, और ब्लैंक वाला आता है उसको भर लीजिए। आपको किस दिशा में कौन सा प्रदेश है, कौन सा भारत के जिले हैं, जिले तो नहीं लेकिन प्रदेश आपको पूरा 100% याद होना चाहिए। याद रखिएगा पूरा भौतिक प्रदेश ही आपको याद होना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका जियोग्राफी बहुत अच्छा हो जाएगा। आंख बंद करके ऐसे आप भर लें पेज को, या आप बता दें ऐसे बार बार ये कौन सा प्रदेश कहाँ है, तो और जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से आप देखेंगे तो क्या पड़ेगा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे फिर देखेंगे तो नेपाल पड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 4 पर्वत आते हैं, इसमें 4 राज्यों के पर्वत के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। पहला जम्मू,
दूसरा हिमाचल, तीसरा उत्तराखंड और चौथा नेपाल। जम्मू के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पीर पंजाल पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है, लघु हिमालय को। बनिहाल दर्रा यानी इसी पीर पंजाल पर्वत में बनिहाल दर्रा है जिसमें जवाहर सुरंग है, डल झील है, उलट झील है, श्रीनगर शहर है। आपको क्लास में बताए थे। अब बताइए भारत का ताजे पानी का सबसे बड़े झील का नाम क्या है और भारत में जो है खारे पानी का सबसे बड़े झील का नाम क्या है। आप कमेंट में इसका आंसर देंगे, ठीक है। फिर देखिएगा करेवा मिट्टी यहीं पाया जाता है, किसमें, जम्मू, इसी वाले में पीर पंजाल पर्वत में जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। करेवा मिट्टी किस लिए फेमस है? करेवा मिट्टी पे क्या होता है? केसर होता है। याद रखिएगा, कई बार पूछा है कि कपास किस मिट्टी पे होता है, तो काले मिट्टी पे होता है, ठीक है। केसर किस मिट्टी पे होता है, तो करेवा मिट्टी पे होता है, ठीक है। याद रखिएगा चना किस मिट्टी पे होता है, चना राजस्थान में होता है, जो मावट वर्षा होती है उस मिट्टी पे होता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे दूसरा हिमाचल में धौला पर्वत पर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत, हिमाचल में धौला पर्वत और उत्तराखंड में मसूरी पर्वत और नेपाल में महाभारत पर्वत के नाम से जाना जाता है लघु हिमालय को। अब धौला पर्वत, तो धौलाधर पर्वत के विषय में देखिएगा, यहाँ शिमला है, धर्मशाला है और डलहौजी शहर है, इसी बसा हुआ है धौलाधर पर्वत पे, ठीक है। मसूरी पर्वत पे रानीखेत, उसके बाद दून घाटी देहरादून, नैनीताल और फूलों की घाटी चमेली बसा हुआ है और ये महाभारत के नाम से जानते हैं, इससे प्रश्न कम आते हैं। आइए शिवालिक पढ़ते, चौथा हम पढ़ने जा रहे हैं शिवालिक पर्वत के विषय में। आपको बताए थे हिमालय का सबसे नवीन भाग है, याद रखिएगा। वी आकार की घाटी को गार्ज कहा जाता है, जैसे सिंधु गार्ज, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। पूर्व में दिहांग गार्ज से पश्चिम में सिंधु गार्ज तक शिवालिक हिमालय का विस्तार है। नोट कर लीजिएगा। बर्फ के पहाड़ को ग्लेशियर कहा जाता है, याद रखिएगा। ग्लेशियर किसे कहेंगे? जहां बर्फ के पहाड़ होते हैं उसे ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। फिर देखिएगा भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी, विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है, याद रखिएगा, भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी और विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन है, याद देखिएगा। यहाँ ऐसे देखिएगा, भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? केटू गार्डविन ऑस्टिन, ये लगाइएगा। और विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट आप देखेंगे परीक्षा में हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी पूछे तो बृहद हिमालय समझना है। अभी आपको हमने बताया बृहद हिमालय पूछे, अगर पूछ दिया कि हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम क्या है तो गार्डविन ऑस्टिन लगाइएगा। वो बृहद हिमालय से पूछा रहा है, याद रखिएगा। बृहद हिमालय क्या है आपको बताए थे, जो है कंचनजंगा, और ट्रांस हिमालय में क्या है? केटू गार्डविन ऑस्टिन। माउंट राकापोसी चोटी विश्व की सबसे नुकीली चोटी जो लद्दाख में है, ठीक है। अब यहाँ डिटेल आप समझ लीजिएगा। अगर भारत की बात आएगी, ठीक है, तो पहले भारत की बात फिर विश्व की बात आएगी। तो इस चित्र बहुत अच्छा चित्र है और ये बिल्कुल समझना चाहिए। और इस पे देखिएगा भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी पूछे तो आप लगाएंगे केटू गार्डविन ऑस्टिन। यहाँ मैं लिख दूं आपको किस पर्वत में है? ट्रांस हिमालय में है। किस में है? ट्रांस हिमालय में। और कंचन, इसके बाद क्या है दूसरे नंबर पे? कंचनजंगा किस पे है? याद रखिएगा, बृहद हिमालय पे है, ये बृहद हिमालय पे है, ठीक है। उसके बाद नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है। फिर से समझ लीजिए, अगर आपके एग्जाम में पूछे भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी और पहला ऑप्शन न हो तो क्या लगाएंगे? दूसरा लगाइएगा। तीनों ऑप्शन दिया हो तो पहला लगाइएगा, ऊपर का दो न हो तो ये लगाइएगा, ठीक है। यानी भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी, पहला केटू गार्डविन ऑस्टिन, दूसरा कंचनजंगा और तीसरा नंगा पर्वत, ठीक है। लेकिन विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आप क्या लगाएंगे? माउंट एवरेस्ट, नेपाल चीन में है। दूसरा नंबर पे क्या आएगा? केटू गार्डविन ऑस्टिन। और तीसरा आप देखेंगे आएगा कंचनजंगा, सिक्किम आएगा, ठीक है। यानी पूछ दे कि विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी क्या हो और ये ऑप्शन ना हो तो क्या लगाएंगे? दूसरा लगाएंगे, केटू गार्डविन ऑस्टिन। ये दोनों ऑप्शन ना हो तो क्या लगाएंगे? कंचनजंगा लगाएंगे, जो सिक्किम में है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये जुड़ना जिसको जुड़ सकते हैं और ये टीसी जिसको लेना ले सकता है, बुक जिसको लेना ले सकता है। अब आइए नोट में, लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला होती है पीर पंजाल, ठीक है। यहाँ नोट में सब बात हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा आप देखेंगे लघु हिमालय की ऊंचाई कम होने के कारण तापमान अधिक होता है, जिससे वर्षा अधिक होती है। परिणाम स्वरूप वनस्पतियों का विकास अधिक होता है, जिससे वहां घास के मैदान अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। अभी आपको हमने समझाया था इस चीज को, ये घास के मैदान वनस्पतियां कहाँ अधिक होंगी? घास के मैदान पर पाई जाने वाली जनजाति को पशुपालन का कार्य करती है, जिसे चलवाती जनजाति, चलवासी बाबा पूछता है, ठीक है। चलवासी जनजाति घास के मैदान पे पाई जाती है, ठीक है, ये जाना जाता है। जैसे भोटिया जनजाति, गुज्जर जनजाति, बकरवाल जनजाति, ये चलवासी जनजाति के नाम से है, ठीक है। भारत में घास के मैदान को मर्ग, सोनमर्ग, बुग्याल, द्वार आदि के नाम से जाना जाता है।
अब ये पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के विषय में आप बिल्कुल याद रखिएगा कि पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य होते हैं। ये 8 राज्यों का लोकेशन आपको मालूम होना चाहिए। यदि पूरे भारत का लोकेशन नहीं याद कर पा रहे हैं तो कम से कम 8 तो याद रख लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर यही 8 से पूछता है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ठीक है, सबसे छोटा क्या है? सिक्किम, और सबसे बड़ा क्या है? असम। ठीक है, बिल्कुल याद होना चाहिए। देखिए वो चीज़ हमने यहाँ लिख दिया है। पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य, पहला सिक्किम सबसे छोटा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम, फिर असम। असम सबसे बड़ा राज्य है, मेघालय और त्रिपुरा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पूर्वोत्तर राज्य की संख्या कितनी है? 8। पूर्वोत्तर राज्य की सबसे छोटा राज्य सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बड़ा राज्य असम। नागालैंड याद रखिएगा, नागा पहाड़ी पे है। मिजोरम याद रखिएगा, मिजो पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी पर है। मणिपुर, मणिपुर पहाड़ी से बराक नदी निकलती है। पूर्वोत्तर राज्य के सबसे बड़ा झील लोकटक झील है, जिस पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जिसे भारत का तैरता हुआ पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, असम में मिकिर पहाड़ी, रेगमा पहाड़ी, बरैल पहाड़ी पाई जाती है। पूर्वोत्तर भारत में अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है। महसीन राम कृषि संबंधित कार्य कम होता है, क्योंकि मृदा की कटाव अधिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ 2 चीज़ आप नोट कर लेंगे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होती है। पहाड़ी क्षेत्र तो क्या होगा, बहुत ऊंचा वाला तो होगा नहीं। ठीक है, कम होगा तभी यहाँ पाया जाता है। पूर्वोत्तर भारत में अधिक वर्षा के कारण मृदा अपरदन की समस्या होती है, जिससे कृषि का कार्य ठीक से नहीं हो पाता, या कह सकते हैं ये जगह नहीं हो पाता। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे कृषि स्थानांतरण या झूमिंग कृषि, जो एक स्थान के बाद दूसरे स्थान पे की जाती है, जिसे झूमिंग कृषि गारो खासी जनजाति करती हैं। नोट करने की बात आपको जानना चाहिए, गारो खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती है, लेकिन झूमिंग कृषि सबसे ज़्यादा नागालैंड में होती है, समझ लीजिएगा इसको। ठीक वैसे ही जैसे काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है, लेकिन काली मिट्टी पे उगने वाला फसल सबसे अच्छा कपास गुजरात में पाया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे झूमिंग कृषि सबसे अधिक गारो खासी जनजाति करती है, गारो खासी जनजाति मेघालय की है, लेकिन झूमिंग कृषि सबसे अधिक कहाँ होता है? नागालैंड में। ठीक वैसे ही कि भट्टों पे काम करने वाले लोग सबसे अधिक रांची के होते हैं, लेकिन सबसे अधिक भट्टा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, जहाँ रांची के लोग काम करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न नहीं आएगा, मैं आपको समझा रहा था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें, नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ कुछ पर्वत के विषय में दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। महेंद्रगिरी या उड़ीसा, ये कहाँ पे है? ये पूर्वी तट की सबसे ऊंची चोटी। पूर्वी तट समझ रहा है ना, ये अगर भारत का, ये अगर भारत अब नक्शा बनाए थे आपको, ये पूर्वी तट बताए थे क्लास में, ये पूर्वी तट है, याद रखिएगा। यानी महेंद्रगिरी पूर्वी तट की सबसे ऊंची चोटी। अनायमुदी केरल में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, याद रखिएगा, एकदम रटे रहिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब। नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची दूसरी चोटी दोदा बेड़ा चोटी है, जिस पर प्रसिद्ध स्थल ऊटी है, ये दोदा बेटा हो जाएगा। ठीक है, दोदा बेटा। उसके बाद कार्डिमाम पर्वत, याद रखिएगा, यहाँ नीलगिरी पर्वत के विषय में लिखा है कि नीलगिरी पर्वत पर टोडा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, कार्डिमाम पर्वत इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है। हरिश्चंद्र पर्वत महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कुलसीबाई इसी हरिश्चंद्र पर्वत पे है। बाबा बुदान पर्वत धारवाड़ क्षेत्र कर्नाटक में है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम कुंद्रेमुख है। हिमालय में गारो पहाड़ी या नोकरेक चोटी, खासी पहाड़ी, महसीन राम जयंती पहाड़ी है। यानी कहा रहा है कि मेघालय में गारो पहाड़ी है, खासी पहाड़ी है और जयंती पहाड़ी है। ठीक है, और गारो पहाड़ी पर जो है उसकी ऊंची चोटी का नाम नोकरेक है, और घासी पहाड़ी पर महसीन राम है, जहाँ सबसे अधिक वर्षा होता है, और जयंतिया पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, और इसी के साथ ये क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। जो लोग वीडियो को लाइक न किए हो, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और याद रखिएगा अभ्यास करने से पूर्णता आती है। कितनी देर तक आप सबने मेरे इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस